नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे तो हमारा समाज कई मामलों में काफी बुलंदियां छू रहा है, लेकिन आज भी इस समाज के ऐसे कई रूप हमारे सामने आते हैं जिससे ये पता चलता है कि यही समाज दुगनी रफ्तार से दलदल में भी घुसता जा रहा है। एक ऐसा दलदल जिससे निकलने में हमारे देश को और कितना वक्त लगेगा ये किसी को भी नहीं पता। हमारे 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में ये केस इस बात का सबूत है और इस पर अपने विचार रखेंगे जाने माने पत्रकार और हमारे आज के मेहमान साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं एक बार फिर लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। न्याय जिसे पाना हम सबका हक है। क्या हो अगर ऐसे मौके पर यह हक ही आपसे छीन लिया जाए। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं उस कहानी ने न्याय के हक की ऐसी ही लड़ाई देखी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी में ऐसे घुमावदार मोड़ आएंगे जो आप सबको स्तब्ध कर देंगे। अरे जल्दी करो, आगे वो लोग। आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आइए आइए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाभी जी नहीं आई? वो क्या है ना कि योगेश का एग्जाम है तो इसलिए माँ बेटा घर पर ही रह गए। अच्छा, आइए आइए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? नहीं, हमें तो आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से आए हैं हम लोग। तो वो क्या ना रास्ते में एक जगह थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे। भाई साहब, अब तो रत्नेश को दिल्ली में सरकारी आवास भी मिल गया है। बस हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। वैसे इसमें नहीं, ये 32 साल का होने वाला है। भाई साहब, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? सही सोचा आपने। कुछ लेन देन की बात करनी है तो कर लेते हैं। अरे भाई साहब, रत्नेश के लिए हमें आपकी बिटिया नीलम बहुत अच्छी लगी। बस 6-7 दिन का हमें वक्त दीजिए, बस हम भी अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और घर जाकर इसकी माँ से बात कर लें, फिर बताते हैं आपको। चंदू, माँ पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए उन लोगों को। नीलम बेटा, इतना काम तो हर औरत को करना पड़ता है और यहाँ अपने घर में सब काम नहीं करती हो क्या तुम? हाँ, पर अपने घर में काम करने पे दहेज थोड़ी देना पड़ता है। ब्याह के बाद उनका घर ही तुम्हारा अपना घर होगा और जो भी लेकर जाओगी तुम्हारे ही काम आएगा ना। एक नंबर के लालची है वो लोग। और वो लड़का लगभग 14 साल बड़ा है हमसे। सिर्फ 14 ही साल बड़ा है ना? तुम्हारी अम्मा को देखो, 15 साल छोटी है हमसे, पर निभाया ना उसने सब कुछ। कभी कोई अनबन हुई हमारे बीच? और रही बात दहेज की, वो तुमको नहीं ना देना है, वो हम देख लेंगे कैसे करना। तुमने हमारी जिंदगी के साथ जो खेल खेला है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें मार के टांग देंगे कहीं पे हम। तुम और के टांग दो ना, क्योंकि इस जन्म में तो हम तुम्हारे नहीं हो पाएंगे। यार नीलम, तुम हमारे साथ कहीं भाग क्यों नहीं चलती हो? हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अच्छा यही होगा कि तुम हमें भूल जाओ। भूल जाए? तुम हमें भूल चुकी हो? अब तो तुम्हारा हमसे मन भी उड़ गया होगा। तुम्हें मन से लगाया है कब तक? और अगर तुम्हें ये खेल लग रहा है तो खेल ही सही, क्योंकि हम अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकते। चलो, नीलम की शादी का आधा खरीदारी तो हो गया, 2-3 दिन में बाकी भी हो जाएगा। तुम ही परेशान हो रही थी, हम तो पहले से ही कह रहे थे सब हो जाएगा समय। चंदू, जरा मदद कर, ये मिठाइयाँ फ्रिज में रख दे और कल उनके आने से पहले सब खत्म मत कर देना। अरे नीलम, एक कप चाय बना दे बेटा। दीदी तो घर पे नहीं है। वो आया था क्या? नहीं तो। कितने बजे गई थी दीदी? आपके जाने के थोड़ी देर बाद, शायद आधे घंटे बाद।
अरे हरीश, माधव, जल्दी जल्दी चलो। पीआई साहब को फोन करो और थाने बुलाओ। जी सर। हटो। आइए सर, ये देखिए सर, देखने से तो लगता है ये सुसाइड का केस है। बॉडी उतरवाओ। लड़की के गले पे 2 मार्क हैं। शायद इसका पहले गला दबाया गया और उसके बाद इसको लटका दिया गया। रस्सी वहां बंधी हुई है। इस लड़की के पैर जमीन से तकरीबन 5 या 6 फीट ऊपर झूल रहे थे। गुप्ता सर, ये लड़की पेड़ के इस पार्ट से चढ़कर तो वहां तक जा नहीं सकती, और ना ही आसपास कोई सीढ़ी या स्टूल है जिसका सहारा लेके ये लड़की इस पेड़ पर चढ़े और सुसाइड अटेम्प्ट करे। गुप्ता सर, इस लड़की को यहां किसी और ने लटकाया होगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस जगह से हमारा पुलिस स्टेशन महज 100-150 मीटर दूर है। सर, इस लड़की का नाम नीलम पासवान है। भीड़ में कुछ लोग इस लड़की को पहचानते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही इसका घर है। सर, कुछ लोगों ने इसके घर पे ऑलरेडी खबर पहुँचा दी है। आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती साहब, हत्या हुई है उसकी। वो तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है। और आपको किसी पे कोई शक? विकी राजपूत, उसी ने मारा हमारी नीलम को। हम कहे थे ना कि हम आपकी बेटी नीलम से शादी करेंगे, तो फिर काहे उसे किसी और के साथ जबरदस्ती बांध रहे आप? तुम्हारी बकवास बंद हो गई है तो निकलो यहाँ से, नहीं तो हमको पुलिस को खबर करना पड़ेगा। पुलिस अब इन्वॉल्व होगी क्योंकि अब होगा कांड, बहुत बड़ा कांड। अच्छा, नीलम को आखिरी बार आपने कब देखा था? कल शाम को 5 बजे वो घर से गई थी। मतलब वो पूरी रात घर नहीं लौटी? तो फिर आप लोग हमारे पास पहले क्यों नहीं आए? हमें लगा कि वो वापस आ जाएगी। जांच करने के लिए आप लोग हमें नीलम का मोबाइल नंबर दीजिए। नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था साहब। विकी, हमारा बेटा विकी हमारे साथ नहीं रहता है। वो आसपास के किसी दूसरे गांव में रहता है। आसपास के गांव में किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है, ये तो पता होगा ना? हमें कुछ नहीं मालूम इस वक्त वो कहाँ है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो थाने में हाजिर नहीं हुआ ना, तो पूरे परिवार को अंदर डाल दूंगा। कुत्ता वो तो ठीक है, लेकिन ये वीरेंद्र मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक लग रहा है। इसके बारे में पता करना पड़ेगा। बातो सर, उस एड्रेस के बारे में कुछ अपडेट? हाँ सर, विक्की के बाप ने हमें जो एड्रेस दिया था, विक्की उस एड्रेस पे नहीं रहता सर। और सर, वो ज़मीन जहाँ पे हमें नीलम की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, वो ज़मीन भी विक्की और उसके बाप के नाम ही है। वैसे ये दोनों बाप बेटे हैं तो दबंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड करने के बाद ये हमें ही चैलेंज कर रहे हो? इस विकी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर। ये लड़का मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। उसकी बॉडी को पेड़ पे लटकाने से पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। लड़की के गले को किसी रस्सी से कस के दबाया होगा, इसलिए गले पे ओ मार्क बना हुआ है। उसके बाद लटकाया होगा, इसलिए उसके गले पे ये वी मार्क बना हुआ है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से लड़की की हत्या 2 दिन पहले रात 8 और 10 बजे के बीच में हुई। लेकिन नीलम के फादर ने बताया था कि वो 2 दिन पहले उसी शाम को 5 बजे घर से निकली थी। अच्छा गुप्ता, लड़की की बॉडी पे रेप या मोलेस्टेशन के कुछ हैं? नहीं सर, डॉक्टर के अनुसार ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है। एक काम करो, नीलम की बॉडी को परिवार वालों को सौंप दो। नीलम!
ए, चल hold on, सर हम नीलम को क्यों मारेंगे? हम तो नीलम से बहुत प्यार करते थे और हम भागे नहीं थे। वो उसके दुख में। 2 सितंबर की शाम को कहाँ था तू? सर 2 सितंबर की शाम को हम नीलम से मिले थे और नीलम ने खुद ही हमको सामने से फोन करके मिलने बुलाया था। नीलम के बाप ने हमें बताया कि उसके पास फोन नहीं था और तू बोल रहा है कि खुद नीलम ने तुझे फोन करके बुलाया था। ऐसे कैसे फोन नहीं था नीलम के पास? हमारी और नीलम की जब भी बात होती थी फोन पर ही होती थी और उस शाम को असल में नीलम ने हमको सामने से फोन करके मिलने बुलाया था। अभी समय मिला तुम्हें हमें फोन करने का? आज क्यों हमारे घर पे आके हमारे पापा को धमकी देकर गए हो? क्योंकि तुमने अपना फोन बंद रखा था, इसलिए हमें तुम्हारे घर पर आना पड़ा, समझे? और अभी हमारे पास आ रहे हो या हम दोबारा आए तुम्हारे घर पे तुम्हें लेने के लिए? नहीं, देखो हम आ रहे हैं, लेकिन आज आखिरी बार तुम हमसे मिल रहे। सर हम तो उसको अपना बनाना चाहते थे, लेकिन नीलम ने सब कुछ खत्म कर दिया था हमारे साथ और फिर वो चली गई। नीलम के वहां से जाने के बाद वो कहाँ गई, किससे मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें सच्ची कुछ नहीं पता। मतलब तू सच ऐसे नहीं उगलेगा? मारो इसको। सच्ची कह रहे हैं। विकी के फोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है। विकी के फोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव है, पर हो सकता है ये नंबर किसी और का हो। पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर। हेलो, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। नीलम के हत्यारे? कौन बोल रहा है? हमारा परिचय जानने का कोशिश भी मत कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि हमको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। हेलो सर, कौन था फोन पे? पता नहीं, बोल रहा था कि वो नीलम का हत्यारा है और हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पर सर जब विकी राजपूत हमारे पास है तो फिर ये फोन पे कौन होगा जो अपने आप को नीलम का हत्यारा बता रहा है? ये कोई बहुत बड़ा गेम हो सकता है गुप्ता। तुम एक काम करो, जल्दी से पता करो ये नंबर किसके नंबर है। सर। सोनम चाची अब बस कीजिए, कब से रोई जा रही है। देखो मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए। और अब देखना पुलिस वाले उस हैवान को ढूंढ निकालेंगे। पूरे गांव में सबसे पूछताछ कर रहे हैं। बस आप हिम्मत मत हारना। पता नहीं उस दरिंदे ने हमारी नीलम के साथ क्या क्या किया होगा। क्या क्या किया होगा? क्या क्या किया होगा मतलब? सर डिटेल्स मिल गई है। जिस नंबर से आपके फोन पे कॉल आई थी वो एक फेक आईडी से लिया हुआ नंबर है और सर विकी के फोन में जो नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है वो नीलम के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो फिर नीलम के फादर ने हमें ऐसा क्यों बोला? नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था साहब। सर नीलम के फादर संजय पासवान की कॉल लॉग तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, संजय पासवान की कॉल लॉग में हमें नीलम के भी कॉल्स मिले हैं। इसका मतलब ये संजय पासवान हमसे नहीं बताएगी। अरे छोड़िए, हमको छोड़िए, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। एक मिनट, ये क्या तरीका है? हाँ क्या हुआ? हमें आपसे एक बात पूछनी, हमारी बेटी के बदन पे जगह जगह निशान क्यों थे? उसकी जान की हड्डी क्यों टूटी थी? हमारी बेटी का बलात्कार भी हुआ था क्या? बलात्कार? हाँ साहब, गुंजन ने खुद अपनी आंखों से देखा था। हम तो बिल्कुल होश में नहीं थे। हमारी बच्ची को हमने कफन में ही देखा, लेकिन गुंजन ने उसे अच्छे से देखा था साहब। शमशान जाने के पहले नीलम को उसी ने तैयार किया था। हमारी बच्ची के साथ क्या बलात्कार भी हुआ था साहब? हमने नीलम का पोस्टमार्टम करवाया था और उसकी रिपोर्ट भी गलत है। गुंजन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या गुंजन लगा रखा आप लोगों ने? हा? कौन है ये गुंजन? सर ये गुंजन। गुंजन, क्या तुम्हारा ये मानना है कि नीलम के साथ बलात्कार हुआ था? साहब हम ऐसा कब बोले? हाँ नीलम के शरीर पर कुछ चोट के निशान थे, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका बलात्कार हुआ था या नहीं। गुंजन से बात की हमने, उसने तो हमसे कहा कि उसने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि नीलम का रेप हुआ था या नहीं। गुंजन से जो बस बहुत नाटक हो गया आपका। अब इस सवाल सिर्फ हम पूछेंगे और आप जवाब देंगे। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि नीलम के पास फोन नहीं था, जबकि उसके पास फोन था? जिस रात को वो मिसिंग हुई थी आप लोग उसी रात को हमारे पास क्यों नहीं आए?
उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए? उस रात हम इसलिए आपके पास नहीं आए थे कि नीलम ने घर से जाते वक्त आखिरी कॉल विकी को किया था। हमको लगा नीलम विकी के साथ भाग गई है। हम नहीं चाहते थे हमारी और भी बदनामी। मान लेते कि आप सच्चे हैं, तो नीलम अपना फोन उस दिन घर पे छोड़ के क्यों गई? कुछ हफ्ते पहले ही हमने नीलम का फोन उससे ले लिया था। कहाँ थी? पापा वो मैडम के मजनू का कॉल है। पूरे गांव में नाक कटवा दिया हमारी। अभी भूषण भाई बता के गए हमको। जरा आज से ये फोन तुमको नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि कोई उसे देखे और बेटी की बदनामी हो। आप चाहते तो हम लाके वो फोन दिखा सकते हैं आपको। गुप्ता सर, ये तो कहानी पे कहानी बनाया जा रहा है। तुम एक काम करो, इसको यहीं पे रोक के रखो और माथुर से कहो कि इसके घर से नीलम का फोन जब्त करे तुरंत। जी सर। सर नीलम के घर से उसका ही फोन बरामद हुआ है। इसमें नीलम और विकी दोनों की कुछ तस्वीरें भी हैं। कुछ पता चला क्या? नहीं सर। कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अरे हम नीलम के बाप हैं। हमको काहे बैठा रहे हो यहाँ? अरे एक मिनट, ये क्या शोर मचा रखा है? वो विजेंद्र के हाथों बिक गए हो तुम सब लोग। हाँ, हमको यहाँ बैठा के विकी को छोड़ने वाले हो? हाँ, पैसा खाए हो ना विजेंद्र से सब लोग। हो जाइए। अब अगर एक शब्द और बोला ना और ऊंची आवाज में बात की तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, एक बेकसूर और कमजोर आदमी को मार के हवालात में बंद कर देंगे क्या करेंगे? हमको मामूली आदमी मत समझना। हम हिला के रख देंगे तुम सबको। मीडिया में जाएंगे, समझे? चलो चलो हमारे साथ। अरे क्या शोर मचा रहे हो? अरे क्या बाहर जाना है? अरे तुम हटो। पुल पे हाथ बढ़ता है। अरे हमारी बात सुना लो अंदर। अरे तुम लोग आपको क्या ऐसे कर रहे हो? सुना हमारी बात। हम मानते हैं इन्होंने बदतमीजी की। उनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते साहब। देखिए, अगर आपको सच जानना है ना तो हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। आपके पति आपके लिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए वो भी प्राइम सस्पेक्ट है। इस केस में पुलिस ने जितनी भी कोशिशें की थी, उन सभी कोशिशों से अब तक वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। नीलम के पिता संजय पासवान और उसका बॉयफ्रेंड विक्की राजपूत दोनों ही लॉकअप में बंद थे। गांव में होने वाली एक बड़ी राजनीतिक रैली की वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर एक पूर्ण विराम सा लग गया था। वहीं दूसरी तरफ नीलम की मां सोनम पासवान हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी हिम्मत जरूर टूटी थी, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे। अरे यार, इतनी जल्दी इस गांव में आ गए। 3 दिन बाद रैली है। अभी से इस गांव में क्या करेंगे हम लोग? देखिए, मेरा नाम निशी सिंह है और ये मेरे कैमरामैन साथी है सुहास टंडन। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हेलो साहिल सर, मुझे एक केस मिला है सर। अगर आप इस केस को कवर करेंगे ना तो ये एक नेशनल फुटेज बन जाएगा सर। हम करेंगे तो ये सिर्फ एक लोकल न्यूज़ बन जाएगी सर। पत्रकार निशी सिंह एक राजनीतिक रैली कवर करने के लिए जिस गांव में गई थी, उस गांव में उसे दिल दहलाने वाली और एक मार्मिक कहानी मिली, जिसमें एक 18 साल की लड़की को मारकर पेड़ से लटका दिया गया था। अब ऐसी जगहों पर राजनीतिक रैली करने का क्या फायदा जहां पर इंसानियत दिन दहाड़े फंदे पे लटकी हो। संवाददाता निशी सिंह ने इस केस के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक पुलिस का शक नीलम पासवान के बॉयफ्रेंड विकी राजपूत और उसके पिता संजय पासवान पे है। लेकिन आखिर इस केस की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में विकी राजपूत ने नीलम की हत्या की है, या नीलम के पिता संजय पासवान का इस केस से कोई लेना देना है? आइए चलते हैं संवाददाता निशी सिंह के पास। नीलम पासवान की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज ऑपोजिशन पार्टी के नेता श्री कुंदन मेहता नीलम पासवान की मां से मिलने आए हैं, जो यहां पुलिस स्टेशन में कई दिनों से बैठकर अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है। नीलम पासवान केस में एक महत्वपूर्ण खबर। नीलम पासवान केस अब दिल्ली रेप एंड मर्डर केस में चर्चित रहे IIA के सीनियर ऑफिसर आदिल खान के हवाले कर दिया गया है। सोनम जी, मेरा नाम आदिल है, आदिल खान। मैं इस केस का नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।
जो आपके और आपके परिवार के साथ जाती है और आपकी बेटी को इंसाफ मिलने में देरी हुई। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब आपकी बेटी को इंसाफ मिलकर रहेगा। अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा और जल्द मिलेगा। Cause of death, strangulation. विसरा के कागज कहीं दिख नहीं रहे। विसरा? यस, विसरा। मौत अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हो तो विसरा तो करवाना पड़ता है। और यहाँ तो विक्टिम महज 18 साल की थी। आई एम श्योर आपने करवाया होगा। नो सर, एक्चुअली हमने सिर्फ ऑटोप्सी कराई थी। और वजाइनल स्वैब्स, हेयर स्टैंड, सिंपल क्ले, ब्लड स्टैंड क्ले? ये केस सिंपल मर्डर का था, इसलिए हम लोगों ने ये सब जरूरी नहीं समझा। सिंपल मर्डर केस तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अब विक्टिम की मां आपके थाने के बाहर हड़ताल पर बैठी है, विक्टिम की तस्वीर लेके इसे इंसाफ दिलवाने के लिए। इंसाफ क्यों नहीं मिला? नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू स्पीक। एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन आपको जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। फिलहाल तो हमें विक्टिम के कपड़े चाहिए जो मौत के वक्त उसके बदन पर थे। श्योर सर। इन कपड़ों को तुरंत फोरेंसिक भेजो। लड़की के साथ मोलेस्टेशन या रेप हुआ था या नहीं, सबसे पहले मुझे यही जानना। सर, विक्टिम की बॉडी को आपने इतनी जल्दी रिलीज क्यों किया? दरअसल सर, नीलम का जो लवर है विक्की, उसका फादर मीडिया में आके कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, गुस्से में आके हमसे कुछ गलत हो गया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम आईआईए को सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। कैसा सच सच? अगर आप आईआईए को क्या बताने वाले हैं? देखिए, इस लड़की नीलम की हत्या के हम असल राजदार हैं। बाकी तो जांच का विषय है। इस समय हम आपको बस इतना ही बता पाएंगे। कहिए, क्या राज जानते हैं? हमने ही मरवाया है नीलम पासवान को। अपने बेटे को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं? हम किसी को नहीं बचा रहे सर। हम नहीं मरवाया उस लड़की को। उस लड़की के कारण हमारा बेटा हमारे हाथ से निकला जा रहा था और हमने इंस्पेक्टर अखिलेश श्रीवास्तव को फोन करके चुनौती दी थी। दरोगा जी, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। प्लान तो अच्छा था, लेकिन महज आपके कह देने से या एक फ़ोन कॉल से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपका बेटा नहीं बचेगा। जाने दो इन्हें, ये हमारा वक्त बर्बाद करने आए। 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का। इस गजेंद्र राजपूत की बातों पर मुझे रत्ती भर यकीन नहीं हो रहा। हो ना हो, ये अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले रहा है। तभी पुलिस ने जब इसके बेटे को अरेस्ट किया, इसने पुलिस को फ़ोन करके चैलेंज किया। और एक बात, ये सब कुछ हमारे आने के बाद ही क्यों कबूल कर रहा है? अब इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि किसी को मारेगा और उसकी लाश को अपनी ज़मीन में टांगेगा। ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा है नहीं। गुंजन, तुम्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। जो तुमने देखा था बिल्कुल साफ साफ कहो, खुल के बोलो। नीलम की कौन सी जांघ की हड्डी टूटी है? सब बाएं जांघ की। अब आप चुप क्यों? आपको तो पता होगा ना। बाएं जांघ की हड्डी, नीलम की बाएं जांघ की हड्डी तोड़वाई थी हमने। पापा, कैसे आप? भाई साहब, अब आपके यहाँ पर कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है पोलियो ड्रॉप्स देने? नहीं। सर, नीलम के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इस पे 4 अलग अलग लोगों के डीएनए मिले। इससे साबित होता है कि 4 लोगों ने नीलम का बलात्कार किया था। 4 लोग?
मतलब विजेंद्र सही कह रहा था? 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम, नीलम पासवान का। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस डॉक्टर ने बनाई थी? सर लड़की का कत्ल हुआ था। तो लड़की अपने पूरे होशाहवास में थी, लड़की का गला दबाकर उसे मारा गया और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में कोई फाइट बैक नहीं की, राइट? यस सर। एंड आई एम श्योर आपने विक्टिम के ब्लड सैंपल तो लिए होंगे? या मैंने लिए थे। उसमें किसी तरह के इंटॉक्सिकेंट के ट्रेसेस? नो, ब्लड टेस्ट में तो सर ऐसा कुछ भी नहीं निकला था, कोई ऐसा नशीला सब्सटेंस नहीं निकला था। अब मुझे एक बात समझाइए, अगर किसी शख्स का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की जाए और वो शख्स अपने पूरे होशो हवास में हो, तो क्या वो सेल्फ डिफेंस के लिए हाथ पैर नहीं मारेगा, कुछ भी नहीं करेगा? और आपने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप को रूल आउट किया, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि विक्टिम के साथ 4 लोगों ने रेप किया था। और आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना ज़मीर बेच दिया। बंटी, आबिद, गुड्डू और मुन्ना, ये चारों हमारे साइट पर दिहाड़ी पर काम करते थे। ये चारों अब कहाँ पे? पता नहीं, हमने चारों को पैसे दिए थे और कहा था कि लड़की के साथ जो चाहे करना, फिर उसको मार के 2-4 हफ्तों के लिए कहीं गायब हो जाना। आखिर वो कौन है जिसने नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया? हमें उस शख्स का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। हाँ श्रीवास्तव। सर गुंजन का पति शहर से बाहर गया हुआ था। जब ये वापस लौट के आया तो उसने गुंजन की लाश को लटके हुए देखा। तो गुंजन के पति का कहना है कि गुंजन ने सुसाइड किया? जी हाँ सर, हालांकि अभी तक हमें घर में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सबसे पहले गुंजन ने कहा था कि नीलम का रेप हुआ है और अब गुंजन ने सुसाइड कर लिया। गुंजन सुसाइड क्यों करेगी? सर हो सकता है विजेंद्र ने जिन 4 लड़कों को पैसे देकर नीलम का रेप करवाया था, वो विजेंद्र के सरेंडर करने से बौखला गए हों और ये कांड उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उन 4 लड़कों को ढूंढना होगा, पता लगाओ कहाँ, और विजेंद्र और उसके बेटे विक्की दोनों को डीएनए को फॉरेंसिक भेजो, रेपिस्ट के डीएनए से मैच करने के लिए कहो। सर चंदू बेटा, तुमने बहुत दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है, आज सुबह से भी भूखे हो। ये देखो तुम्हारी फेवरेट क्रीम बिस्किट, खा लो। तेरी फेवरेट क्रीम बिस्किट माँ के आने से पहले जल्दी से फिनिश कर ले। थैंक यू दीदी। वैसे मेरे पास एक और बिस्किट है। हमें नहीं खाना बिस्किट, हमें बस दीदी चाहिए, उनको ले आओ। सर इन 4 लड़कों का कहीं भी पता नहीं चला है। लोकल बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब जगह छान मारा। सर लगता है अब इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालने पड़ेंगे, तभी इनके घर का पता निकलेगा। इलेक्शन कमीशन, मनरेगा और आधार कार्ड, इन सब ऑफिसेज में छान मारती हूँ सर। गुड। और सर एक और बात, विजेंद्र राजपूत और उसका बेटा विक्की राजपूत, इन दोनों के डीएनए रेपिस्ट के डीएनए से मैच नहीं किए। किसी भी तरह इन 4 लड़कों को पता लगाओ। एक बार ये 4 लड़के मिल जाएं तो सारा मामला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। सर बंटी, आबिद, गुड्डू और मुन्ना, इन 4 नामों के 55 लोग चंदौली की वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। सर हो सकता है इस लिस्ट में वो 4 लोग भी शामिल हो जिनकी हमें तलाश है। इन सबको विजेंद्र को दिखाओ और इसमें से वो 4 लोग आइडेंटिफाई करवाओ जिसे भागने के लिए विजेंद्र ने कहा था। वसीमा, विजेंद्र की कंस्ट्रक्शन साइट पे तुम जिस मैनेजर से मिले थी उसे भी बुलाओ। सर सर विजेंद्र ने इन 4 मजदूरों को आइडेंटिफाई किया जिनको उसने भगाया था। तो मतलब इतना होता है कि विजेंद्र ने इन 4 को भागने के लिए कहा था। ये जहाँ कहीं भी हैं हाजिर करो। सर
अरे मैडम, अरे बिठा उसे गाड़ी। अरे मैडम मैंने किया क्या मैडम? सर बंटी, मुन्ना और गुड्डू ये तीनों तो घर पर आए नहीं है, शायद अभी भी अंडरग्राउंड है, लेकिन आबिद मिल गया है। इस आबिद का डीएनए तुरंत फोरेंसिक में भिजवाओ। साहब हमने किसी का बलात्कार नहीं किया साहब, हमें तो ये भी पता नहीं था कि आप लोग हमें ढूंढ रहे हैं। तो फिर भागे क्यों थे? विजेंद्र साहब ने हमें 50-50 हजार रुपए दिए थे, बोले थे कि कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रहना है। एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दो, फिर पता चल जाएगा कि तुम चारों ने नीलम का पहले रेप किया और फिर उसे पेट पर लटकाया। उसके बाद तुम चारों को फांसी के तख्ते पर मैं लटकाऊंगा। सच बोल रहा हूँ साहब। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है, आबिद सच बोल रहा है, उसने नीलम का रेप नहीं किया। तो फिर कौन? और अगर विजेंद्र इस कांड के पीछे नहीं है तो उसे ये कैसे पता कि नीलम का रेप? 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का। ये विकी तो बार बार यही कह रहा कि इसने नीलम के साथ कुछ नहीं किया, जबकि नीलम को आखिरी बार इसी के साथ देखा गया था। तो ये जानना ज़रूरी है कि नीलम और ये आखिरी बार एग्जैक्टली कहाँ मिले थे। विशाल, निकालो इसे लॉकअप से। सर सर मैं और नीलम आखिरी बार यहीं पर मिले थे। उसके बाद नीलम इस गेट से होते हुए अपने घर की तरफ चली गई थी। तो 2 सितंबर की शाम को नीलम को आखिरी बार यहाँ देखा गया और जहाँ पर नीलम की लाश टंगी हुई मिली वो जगह यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कुछ तो देखा होगा। आसपास अच्छे से पूछताछ करो। सर, नीलम के केस में लोकल पुलिस 30 से भी ज्यादा दिनों तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी और अब इस केस में आईआईए की एंट्री को भी 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। लोकल पुलिस और आईआईए द्वारा इस केस के तमाम एंगल्स को टटोला जा चुका था, लेकिन आखिर नीलम की मौत का राज क्या था? इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल पूरे देश के जहन में चल रहा है कि क्या नीलम को कभी इंसाफ मिल पाएगा या उन तमाम केसेस की तरह नीलम का केस भी हफ्ते, सालों, महीनों तक चलता रहेगा? क्या आईआईए किसी नतीजे पर इस केस में पहुंच पाएगी? दीदी ये दोनों प्रेगनेंसी की गोलियां हैं, सुबह और रात को। लगता है ये दिल्ली पुलिस भी खाली आती जाएगी। कितना बुरा हुआ ना बेचारी लड़की के साथ। कौन, वो नीलम पासवान? हाँ, बेचारी का बलात्कार करके पेड़ से टांग दिया उसको, और बताइए किसी ने कुछ देखा तक नहीं। अब चल छोड़ना, तुझसे क्या कहना। क्या हुआ दीदी, आपने कुछ देख लिया था क्या? इस सब के पीछे ना किसी बड़े आदमी का हाथ है, तुझे तो पता ही है। रात में गांव में 9-10 बजे के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है और उसके बाद कोई भी गाड़ी निकलती है तो साफ सुनाई देती है उसकी आवाज़। उस दिन भी निकली थी एक गाड़ी यहीं से, बस उसके आगे बम्पर नहीं था। कब? इस वाले रास्ते से? हाँ। ये लोग भी ना, पता नहीं इनको कि लोगों को मारने में क्या मजा आता है। चलिए आप ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। कंफर्म है ना? यस सर, उस रात को एक रेड कलर की सेडान कार देखी गई थी। अगर हम उस रास्ते को फॉलो करें तो शायद हमारे हाथ कुछ लगे। सर हमें इसी रास्ते को फॉलो करना है। अगर उस रात यहाँ इस इलाके में कोई गाड़ी आई थी तो वो इसी रास्ते से आगे गई होगी। विकी ने भी यही कहा था कि नीलम मुझसे मिलने के बाद इसी रास्ते से अपने घर गई थी। हो ना हो, इस रास्ते से हमें इस केस की कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सबसे पूछते रहो। जी साहब। किसका घर है? नेताजी का। कौन नेताजी? राजन द्विवेदी जी। और ये गाड़ी, ये भी उनकी है? जी साहब। 2 सितंबर को तो साहब यहाँ आए ही नहीं थे। कुछ आइडिया कहाँ गए थे? ये तो नहीं पता, शायद लखनऊ गए थे। ठीक, शुक्रिया। रूलिंग पार्टी का नेता, जो भी किया होगा बड़ी सफाई से किया होगा।
और हो सकता है कि काफिला उस औरत ने कहा था कि गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ था, पर ये तो सही सलामत लग रही है। शायद रिपेयर करवाया गया हो। वही तो सबूत होगा अपने लिए। अरे साहब सुनिए। कौन है आप? पब्लिक सर्वेंट राजन द्विवेदी जी, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जल्दी से इंश्योरेंस क्लेम करके उसे रिपेयर के लिए भेजना। सो बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करें, और आपकी खिदमत में ये कोर्ट के ऑर्डर। सर कार का तो इंश्योरेंस क्लेम हम पहले ही कर चुके थे, फिर आप नेताजी को कहाँ ले जा रहे हैं? चलें? कहाँ चले हैं? ऐसे नहीं चले हैं। सेकंड रुकिए, क्यों रुकिए भाई? नहीं रुकिए, हम जान दे रहे हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ नहीं रुकिए, आप ठीक नहीं कर रहे, रुकिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो फोन काहे नहीं उठा रहे? उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन है। नेताजी, जिस दिन आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हुआ, ठीक उसी दिन नीलम पासवान की लाश पेड़ पे लटकी हुई मिली। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब तक डीएनए रिपोर्ट फाइनल नहीं बन जाती, आपके ब्लड सैंपल्स हमारी निगरानी में रहेंगे। और एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखता हूँ। ऑफिसर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तो बकवास सामने। साहब बेमतलब परेशान कर रहे हैं नेताजी को। उस लड़की का रेप हमने किया है। नेताजी, अपने पालतू से कहिए भौंकना बंद करें। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तूने रेप किया, एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दे, सब साफ हो जाएगा रेप किसने किया। सर, लोकल लीडर राजन द्विवेदी का डीएनए तो रेपिस्ट के डीएनए से मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके गनर भरत का डीएनए मैच हो गया। भारत का? तो मतलब नीलम के साथ जिन 4 लोगों ने रेप किया, उनमें से एक रेपिस्ट ये भारत है। बाकी 3 रेपिस्ट कौन है? साहब उस रोज मेरी छुट्टी थी, तो मैं सुबह से बैठ के पी रहा था। फिर सोचा कि मैं शाम को फार्म हाउस चला जाऊंगा। साहब मैं अक्सर जाया करता था वहाँ पार्टी करने। साहब मैं वो नशे की हालत में निकल गया। मैं गाड़ी चला रहा था मैं, और अचानक वो लड़की अरे आप तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। आइए आपको किसी डॉक्टर के पास। नहीं, मैं ठीक हूँ। डरिए मत, भरोसा रखिए। यहाँ के नेताजी को तो जानती है ना, राजन द्विवेदी। मैं उनके लिए काम करता हूँ। भरत जा नाम है हमारा। आइए, डरिए मत। सब लड़की को देख के नीयत डोल गया था हमारा, और फिर सीधा हम उसको लेकर नेताजी के फार्म हाउस आ गए। हमें पता है तूने किस किस को बुलाया था। खेल खत्म। सर वो भरत मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसने उस दिन हमें फार्म हाउस पे बुलाया। उसके बाद उस लड़की को पुलिस गाड़ी में डाला और सर हमें नहीं पता था कि वो ज़मीन जिस पे वो लाश लटकाई थी वो किसकी है। लेकिन जब हमें पता चला कि वो किसी विकी राजपूत की है और वो नीलम का दोस्त निकला, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया और इसी तरीके से नीलम के बाप को भी हमने फंसाने की कोशिश की। हमने सोचा कि इस मर्डर केस में किसी एक बकरे को हलाल करके ये केस हमेशा के लिए क्लोज कर दे। लेकिन उस लड़की की माँ की वजह से ये केस लोकल लीडर और मीडिया में उछल गया। सर हमें ब्रजेंद्र का एंगल भी काफ़ी स्ट्रांग लगा था, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाया। और वो कमज़ोर कड़ी थी ब्रजेंद्र राजपूत का बेटा विकी राजपूत।
विजेंदर अपने बेटे को लेकर पहले से डरा हुआ था और मीडिया में बवाल के बाद, हमारे आ जाने के बाद वो और डर गया और तुम लोगों ने उसके इसी डर का फायदा उठाया और उसे मजबूर किया कि सारा इल्जाम अपने सर ले ले। देख लो विजेंदर बाबू, वैसे भी मामला मीडिया में बहुत उछल चुका है। फांसी तो पक्का होगा या हो सकता है एनकाउंटर भी करना पड़े, लेकिन अगर तुम कुछ करो तो मामला संभल भी सकता है। तुमको क्या लगा कि हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कॉल किसका था? दरोगा जी, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। राजन द्विवेदी साहब के हम बहुत करीबी हैं। आज तुम काम आओ, कल हम आएंगे। और गुंजन के साथ क्या किया? सर बताता हूँ। सर ज्यादा क्रांतिकारी बनने का बहुत सवार है तेरे पे। 2-4 केस लगाऊंगा ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। थाने में इंस्पेक्टर साहब के सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। सर हमें फिर भी डर था कि कहीं वो आपके सामने मुंह न खोल दे, इसलिए हमने सब आपने बुलाया। ये आईएए वाले तेरे पास भी आएंगे और अगर गलती से भी तेरा मुंह खोला ना तो हम तुझे निपटा देंगे और यहाँ किसी को ना भनक तक नहीं लगेगी। सर इतना डराने धमकाने के बाद भी जब आप लोग उससे मिले तो उसने आपको सच सच बता दिया कि नीलम के बाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी। सर हम लोग डर गए थे, इसलिए उस रात उसके घर गए। साहब हमने वो अफसर लोगों को कुछ भी नहीं बताया। हाँ ठीक है, अब तक नहीं बताया तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी नहीं बताओगी? माधुर तो अपना मुंह बंद रखना, वरना ये वीडियो ये वायरल कर देंगे। और फिर सर हमें अगली खबर मिली कि गुंजन ने सुसाइड कर लिया है। तो ये था वो सिंपल मर्डर केस जिसकी तहकीकात को तुम तीनों शुरू से भटकाने में लगे हुए थे। तुम जैसे करीबियों से धोखा मिले तो कोई भी ऑफिसर मात खा सकता है, और यही हुआ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ। तुम जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। विशाल, इनकी जरा स्पेशल धुलाई करो। हमारे देश में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कानून के रखवालों ने कानून का मजाक बना दिया। यह हादसे हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि अगर आम आदमी के लिए बनाई गई व्यवस्था ही आम आदमी के खिलाफ हो जाए तो वो कौन सा दरवाजा खटखटाए? सत्ता, लोकतंत्र, कानून या कानून के रखवाले, इनमें से कोई भी अगर आम या बेकसूर व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो समझ जाइएगा कि हमारे देश की जड़ों में दीमक लग चुका है। इस केस के सभी अक्यूज्ड इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और आईआईए ने एक वाटर टाइट केस तैयार किया है ताकि समाज के सामने हमारी न्याय व्यवस्था का एक सही उदाहरण पेश किया जा सके और आम जनता के मन में कानून को लेकर विश्वास फिर से पैदा किया जा सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। मंडल भाई, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। कैसे हो मंडल भाई? सब बढ़िया। अच्छा सुनो ना, आप भी थोड़ा बाहर घूम के आओ ना। आराम से। ठीक है लवली, चलें? आओ। आओ डलो। अजित, तुमने मेन डोर तो बंद किया है ना? अरे डॉली, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? यहाँ कोई नहीं आता यार। अजित यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई आना जाए। डॉली यार तुम डरो मत, हम पहली बार थोड़ी ना आ रहे हैं यार।
अरे ईशा पापा एक बस एक से क्या होता है? हो गया तुम लोगों का सब रेडी? मैं जूस लेके आती हूँ। सुनो 12 बज गए, 12 बजे आने वाले थे वो लोग। अपर्णा कहाँ है? अपर्णा तू अब तक रेडी नहीं हुई? दीदी तैयार तो हूँ। ये देखो बैंगल्स भी पहन दी मैंने। खूब सुंदर दिखती है। बस एक कमी रह गई। क्या? टेंशन मत ले। अरे लगता है वो लोग आ गए। मैं जाती हूँ, तू जल्दी आ जा। ठीक है। लो अपर्णा आ गई। लीजिए चाय लीजिए। हम तो इसी साल अपर्णा की शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बस एक बार राजीव और अपन आपस में बात कर लें। नहीं नहीं, आप अपर्णा का टेंशन मत लीजिए, हमारे तरफ से सब ओके है। तो हमारी तरफ से भी सब ठीक है। तो मुंह मीठा कीजिए। बिल्कुल। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, अब शादी का मुहूर्त देखना पड़ेगा। हाँ मैं कल ही पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं। चलो बेटा। सब कुछ ठीक हो जाए तो दिसंबर जनवरी में इसकी शादी करवाते हैं। यार सब कुछ ठीक ही तो है, और क्या ठीक होना है? दीदी जीजू, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बात करो तुम इससे, क्योंकि इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं रिश्ते लेकर आऊँ ये बना करती रहे। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोड़ो। दीदी आप ही बताओ, वो कैसा दिख रहा था लड़का? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं कैसे शादी कर लूँ उससे, बताओ। देख अपर्णा, फैमिली अच्छी है, वेल सेटल है, ऊपर से अकेला लड़का है, तू शादी के बाद ना बहुत खुश रहेगी। दीदी पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। होता है, पैसा ही सब कुछ होता है। दीदी क्या बोल रही हो आप ये? तू बैठ जा, तू बैठ। देख अपर्णा, अब हमारे माँ बाबा नहीं है जो हमको जिद करे और वो हमारे नखरे उठाए। आशीष मेरा पति है और उसकी तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो तुम्हारी शादी करवाए। फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुझे ये बात समझनी पड़ेगी। तू समझ रही है ना मुझे क्या कहना है? ये लोग अभी तक नहीं गए। 5 रुपए में इतना टाइम थोड़ी निकलो। अजीत, ये क्या कर दिया तूने? मंडल, मंडल, क्या तुम हो वहाँ? मंडल, रुक रुक। मंडल, तो क्या हुआ यहाँ? डॉली कहाँ है? डॉली, या क्या तूने? डॉली, ये क्या किया तूने? मैंने नहीं किया मंडल भाई, ये तो किसने किया है? साहब ये देखिए साहब, सब बहुत बेरहमी से मारा है। अरे कौन है लड़की? साहब वो हाल में जो लड़का अजीत, उसी के साथ आई थी 2-2.5 घंटे पहले। तो ये सब कुछ वो लड़के ने किया है? साहब ये मेरे को मालूम नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था, बंगले में यही दोनों थे अकेले। ये बंगले का कारण है ना? तो बाहर कहाँ घूम रहा था? और ये बंगला ये दोनों को क्यों दिया था? ये किस लिए आए थे यहाँ? साहब ज़्यादातर ये मटके बंगलों खाली पड़े रहते हैं, तो कभी कभी लड़के लोग को थोड़े टाइम के लिए दे देता हूँ। कुछ फालतू धंधे करता है। हाँ, शर्म नहीं आती तेरे को? बंगले का सीसीटीवी दिखाओ। सीसीटीवी नहीं है। तेरा ऐसा क्या झगड़ा हुआ था लड़की के साथ, तूने उसको मार दिया? मैंने नहीं मारा साहब, ये उसने किया। उसने किसने? तब पुलिस वाले ने। पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला?
क्या हो रहा है ये? सर हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है सर। आपको कोई गलत नहीं 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 सर, सर, आप सर आपको नहीं गलत अजीत फहमी तुमसे सर हम सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है सर। उधर बैठ, चल पुलिस स्टेशन। सर वो पुलिस वाला मुझे यहाँ से लाया और इस कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद उसने डॉली के साथ क्या किया मुझे कसम से कुछ नहीं पता था। वो तो जब मंडल भाई आए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो साहब मैं भाग कर आया और वहाँ गया तो देखा डॉली के साथ ये सब हो गया था साहब। उसको पहचान पाएगा तू? नहीं साहब वो एक्चुअली उसने ना मास्क पहना हुआ था और लाल कलर का एक हेलमेट था उसके ऊपर, आंखें दिख रही थी, तो ऐसे में मैं कैसे पहचान सकता हूँ सर? नेम प्लेट तो देखा होगा साहब एक्चुअली मैं ना सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ तो उधर ध्यान नहीं गया मेरा, लेकिन सर उसकी ड्रेस में ना ऐसा 2 स्टार थे सर। ये कॉन्डोम का खाली पैकेट मिला है और कुछ नहीं मिला, और उस लड़की का फ़ोन भी गायब है। नहीं सर मेरा नहीं है सर। देखा, अभी सच सच बता दे, बाद में अगर सच बाहर आ गया तो सच में इतना मारूंगा परेशान हो जाएगा। नहीं सर मेरा नहीं सर। एक बात बता, उसने डॉली को मार दिया लेकिन तेरे को हाथ तक नहीं लगा, क्यों? सर अब मुझे क्या पता उसने मुझे क्यों छोड़ दिया सर, कसम से सर मैं सच बोल रहा हूँ। फिर ये लड़की के घर वालों को बुला पहचान के लिए। लड़की के घर वालों का नंबर दो। जी सर। सर मुझे लगता है कि अजीत झूठ बोल रहा है, पुलिस की कहानी सुना के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है शरीफ, लेकिन हमें जांच तो करनी होगी। एक काम करो, आसपास के एरिया में पूछताछ करो, किसी ने लाल हेलमेट वाले पुलिस वाले को देखा है। ठीक है सर। लेकिन एकदम शांति से, बवाल नहीं होना चाहिए, तो अपने डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाएगी। ठीक है सर। और ये अजीत और वो गार्ड, उनको पुलिस स्टेशन लेके चलो, कायदे से पूछताछ करते हैं। अरे ईशा, मम्मी कहाँ है? आई नहीं क्या अभी तक? आई है ना, अमित मामा से बात कर रही है बाहर। अमित मामा? मंजिरी तू क्या बोल रही है? अपर्णा घर की बच्ची है, उसकी शादी तोड़वा के हमें क्या मिलेगा? मिलेगा ना चाची, मिलेगा। आपके बेटे के मन की भड़ास निकलेगी। और तुझे क्या जरूरत थी रे? अपर्णा की टूटी शादी के बारे में राजीव को बताने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे पता है तू किस लिए कर रहा है। तू कुछ भी कर ले, तुझे जमीन बिल्कुल नहीं मिलेगी। ए मंजिरी, किसको धमकी दे रही है तू? और ये जमीन का ताना है ना, ये मुझे मत मार, समझी ना? उसका केस कोर्ट में चल रहा है और पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है ना वो जानता हूँ मैं। बोल ना, जीजा जी को बताऊँ क्या? बोल। अमित, अपर्णा तू मंजिरी को लेकर अंदर जा, फालतू का लड़ाई झगड़ा करके क्या मतलब है? हाँ दीदी बस करना, चल अंदर। क्या बस कर? तुझे पता है ना इसने क्या किया है? दीदी अमित दादा ने कुछ नहीं किया है, राजीव को फोन करके मैंने मना किया था। तूने बताया था? खुद के घर पर तो तेरा कंट्रोल है नहीं अरे माझ्यावर आरोप करते तू। मंजिरी, अपर्णा प्लीज तू मंजिरी को लेकर अंदर जा, और अमित तू चल यहाँ से। ये सब कुछ मजाक चल रहा है क्या? दीदी मजाक नहीं चल रहा है, बस समझौता जरूर चल रहा है। जीजू मेरी शादी में पैसे लगा रहे तो किसी से भी शादी करवा देंगे। हाँ सुना क्या बोल रही है तुम्हारी बहन? मैं इसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि अच्छे घर में शादी हो जाए इसकी, लेकिन नहीं, उल्टा मुझे ही ताने दे रही है। जीजू मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने। अरे सुनो, ये डॉली के कपड़े। शांत हो जाइए आप, पानी पीजिए। देखिए पोस्टमार्टम से तो यही पता चलता है कि उसको शॉक देके मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था, और उसका बॉयफ्रेंड अजीत, उसने भी यही बताया कि किलर ने उसको दूसरे रूम में बंद करके रखा था। नहीं सर, आपको किसने बताया कि अजीत डॉली का बॉयफ्रेंड है? खुद अजीत ने बताया, उसके साथ ही गई थी वो बंगले पे। नहीं साहब, वो झूठ बोल रहा है, वो एक नंबर का लफंगा है।
वो खुद डॉली के पीछे पड़ा हुआ था। जब उसे पता चला कि डॉली की अगले महीने शादी होने वाली है तो वो पागल हो गया। हे डॉली 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 सुनना, तेरे से बात करनी यार। अजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो चुप बैठ, तेरे से बात नहीं करनी मेरे को, तेरी बेटी से बात करनी है, समझा? चल अंदर निकल जा। अजीत तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो पापा से? अरे भाड़ में गए पापा, पहले तो ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोचने की? हाँ, कौन सी लड़की तुम जैसे शराबी से शादी करना चाहेगी? हाँ, क्या कर रहा है? पीछे सुन, इधर सुन, मेरी बात सुन। हाँ, अच्छा लड़का मिला, शादी करने को पैसा वाला लड़का मिला, तो मुझ में गलतियां निकाल रही है तू। ज्यादा होड़ मत समझ, तेरे पर काट दिए ना तो सीधा जमीन पर गिरेगी तू। चिढ़ा हुआ तो डॉली से, इसलिए झूठ बोल रहा है। उसके दो दोस्त रवि और विजय, वो दोनों लफंगे, आप उनको पकड़िए, वो बताएंगे आपको कि अजीत ने डॉली के साथ क्या किया। अजीत इन दोनों के साथ आवारागर्दी करता था। मैं गया था उनसे पूछने, मगर दोनों घर से गायब थे। These are the kindest thing I ईशा, know. kindest नहीं, kindest. Hi, Papa. पानी, आप अपर्णा की बात का बुरा मत मानिएगा, पर उसकी बात भी तो सही है ना। अब आप मुझे बताइए, लड़का अगर उसकी पसंद का नहीं होगा तो वो जिंदगी भर खुश कैसे रहेगी? सही है तुम दोनों बहनों का। एक तो अच्छा लड़का भी चाहिए और अच्छी शादी भी चाहिए। अच्छा बताओ, बिना पैसों के कहाँ से होगी ये सपनों वाली शादी? आप बस उसके लिए अच्छा सा लड़का देखिए, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? लॉटरी लग गई है? लगी नहीं है, पर लगने वाली है। पानी। सर, ये ओमकार सही कह रहा था। जिस टाइम डॉली का मर्डर हुआ उसी टाइम अजीत ने रवि को फोन किया था, और इस कॉल के 20 मिनट बाद इन दोनों के फोन की लोकेशन मर्ड एरिया की थी। पकड़ा दोनों को? हाँ सर, भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़ लिया। गुड। क्या झालं? बहुत टाइम से बैठे हो इधर, क्या काम क्या है? साहब वो साहब बोले थे पुलिस में जाके बैठो, मैं आता हूँ करके, लेकिन अब तक नहीं। ऐसा बहुत टाइम हो गया साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ सर। ठीक है, बसा। सीधा खड़े ना। सर बता दो, बता, तू ही बता। डॉली मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी साहब, तो मैं कैसे देख सकता था चुपचाप? इसलिए दोनों दोस्तों को साथ लेकर उसका मर्डर कर दिया ना? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। सर हम उसको मारना नहीं चाहते थे, हम तो डॉली को उसकी औकात दिखाना चाहते थे। जब से वो रोड पर झगड़ा हुआ था ना, डॉली मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं थी सर। तो मैंने थोड़ा नाटक किया और फ़ोन करके उसको सॉरी बोला, और फिर बहाने से उसे उस बंगले पर लेकर गया सर। अजीत क्या कर रहे हो तुम? डॉली प्लीज, लास्ट टाइम यार डॉली। अजीत नहीं नहीं, अजीत ये सही नहीं है। समझा करो ना यार डॉली। अजीत अब सब कुछ खत्म हो गया है। होती कौन है डिसाइड करने वाली? अजीत अब नहीं, अजीत नहीं। सब खत्म हो गया। अजीत छोड़ो। पकड़ साली को। सर, वो पुलिस की कहानी झूठ बताई ना? नहीं सर, वो सच था सर। क्या सच था? सर हम सच बोल रहे हैं। क्या हम उससे कुछ कर पाते तो उससे पहले ही। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं सर। ये लड़की झूठ बोल रही है सर। हमने चल बाहर चल। तुम यहीं रुको। तो उसके बाद वो पुलिस वाले ने हम तीनों को एक रूम में बंद कर दिया था। फिर उसने डॉली के साथ क्या किया हमें कुछ नहीं पता सर। जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो सर हम तीनों बाथरूम की विंडो से बाहर गए, और सर जब हम बाहर आए तो हमने देखा डॉली को ऐसे वायर से लपेटा हुआ है और वो मर चुकी थी सर। उसी वक्त पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? तूने क्या? सर हम खुद ही फंस जाते सर। हाँ। इसलिए मैं और रवि वहाँ से चुपचाप निकल लिए थे, और अजीत को कहा था कि अगर मंडल वापस आए तो दिखावा करना कि हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे सर। वो पुलिस वाले ने डॉली को मारा है सर। वो लाल हेलमेट के सिवाय कुछ देखा था? और
नेम प्लेट वगैरह देखी थी? सर नाम तो क्लियर दिख नहीं रहा था साहब, लेकिन यूनिफॉर्म पे 2 स्टार थे ऐसे। और सर उसके पास एक काले रंग का बैग भी था। मैंने बताया सर, मेरे को याद नहीं रहा। बैग में क्या था? नहीं सर, वो बैग अटकाया हुआ था, उसने उतारा नहीं था। सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इन लड़कों को डॉली को मारना था तो सीधे सीधे भी मार सकते थे। ये इस तरह इतना बवाल बनाने की क्या जरूरत है? वो तो सब सच बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। शिरके इन तीनों के कस्टडी के लिए पिटीशन फाइल करो। और हाँ, मर्डर वाले दिन मर्ड एरिया में जितने भी 2 स्टार पोस्टर थे उन सबके मोबाइल लोकेशन क्रॉस चेक करो। ठीक है। मोबाइल किसी को मिलना है? साहब वो साहब बोले थे कि पुलिस में जाके बैठो, वो अब तक नहीं है साहब। मैं बहुत टाइम से यहाँ बैठा हूँ साहब। कौन साहब? नाम तो पता नहीं साहब उनका। नाम मालूम तो मिलोगे कैसे? शक्ल से पहचान पाओगे? नहीं साहब, वो जब बंगले पे आए थे तब उन्होंने हेलमेट पहन रखा था सर। लाल कलर का हेलमेट था? हाँ, लाल कलर का हेलमेट था। क्या करने आया था बंगले पे? अरे साहब क्यों मारे हो साहब? बच्चे साहब यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते साहब। अब मेरे मालिक को मालूम पड़ेगा तो मेरी नौकरी जाएगी साहब। अच्छा, अब थाने जा और जो बोलना है वही बोल। तो थाने निकल, इन दोनों को लेके आता हूँ। चल निकल निकल। बाइक देखी थी उस पुलिस वाले की? हाँ साहब, जब मैं बाहर आया था तब उनकी बाइक वहीं पे थी। लाल कलर की थी? हाँ। गाड़ी का नंबर याद है? एक मिनट साहब जरा। MH02 GD 9985। हाँ। शिरके वायरलेस पे अलर्ट कर दो इस बाइक के लिए। चलो तुम्हारे बंगले पे। दरवाजा तो बंद है साहब। जब मैं पुलिस स्टेशन आया तो दरवाजा खुला था, लेकिन साहब मेरे पास चाबी है। ये बेहोश है, इसको होश में लाओ इसको। शिरके जो भी किलर हो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी रखता है और उसी को उसने अपना हथियार बनाया है। नाकाबंदी में कुछ मिला? नहीं सर, जब तक हम नाकाबंदी लगाते हैं मुझे लग रहा है कि किलर ने एरिया क्रॉस कर दिया था। वैसे मैंने उस बाइक की नंबर प्लेट को RTO के ऐप पे चेक किया था सर, पता चला है कि वो नंबर प्लेट फर्जी थी। फर्जी? ये देखिए, किसी कार का नंबर है। अब ये क्या नया एंगल सामने आया? शिरके अजीत और उसके दोस्त हमारे कस्टडी में, फिर भी एक जैसे 2 मर्डर हुए। मुझे लगता है कि अजीत और उसके दोस्त उस पुलिस वाले के बारे में सच कह रहे थे। पर जिस बेरहमी से इसको मारा है लगता है उसको कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन एक पुलिस वाले की इन लड़कियों के साथ पर्सनल दुश्मनी क्या हो सकती है? सर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इस लड़की का और डॉली का कोई कॉमन कनेक्शन हो जो इन दोनों लड़कियों को उस किलर के साथ जोड़ता हो। CCTV है? नहीं सर। सर कमरे में कॉन्डम का पैकेट मिला है, लेकिन लड़की का कोई ID प्रूफ या मोबाइल नहीं मिला है। नहीं सर, मेरा नहीं है। सेम ब्रांड है सर, डॉली के क्राइम सीन पर भी यही मिला था। शिरके काम करो, आसपास के मेडिकल स्टोर में पूछताछ करो, वहाँ CCTV होता है। पता करो कोई लाल हेलमेट या लाल बाइक वाला ये परचेस करने वहाँ आया था। ठीक है सर। लड़की कौन थी वो? गर्लफ्रेंड थी मेरी, नेहा नाम है। साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए अक्सर ही आ जाते थे। आज भी आए थे। जब वो पुलिस वाला आ गया और गार्ड को मार पीट कर बाहर भेज दिया और अंतर जबरदस्ती करने लगा। अरे सर दरवाजा क्यों बंद कर रहे सर? चल अंदर चल, बताता हूँ। चल। अरे सर अंदर का भेज रहे सर? आप अपना ID कार्ड दिखाइए पहले। पुलिस वाले से ID कार्ड मांगेगा? आप इस तरह से हमें हैरेस नहीं कर सकते। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे और आपने हेलमेट क्यों लगाया है? हटाइए इसे। अभी पापा को फोन लगाता हूँ, आप उनसे बात करिएगा। मैं बेहोश हो गया सर, और उस आदमी ने
मेरी वजह से नेहा की जान गई सर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम दोनों यहाँ आ रहे हो ये बात और भी कोई जानता था? कोई नहीं सर। नेम प्लेट पे नाम देखा था उस पुलिस वाले का? देखने की कोशिश की थी सर, मगर अनक्लियर था। 2 स्टार थे उसके वर्दी पर। कुछ बैकपैक वगैरह भी था क्या? हाँ, ब्लैक कलर का। बैग में कोई सामान, कुछ नाम वगैरह देखा? नहीं देख पाया सर। नेहा की हत्या ने डॉली के मर्डर की जांच को एक नई दिशा दे दी थी। पुलिस अब तक अजीत को डॉली का हत्यारा मानकर चल रही थी। नेहा की हत्या के बाद पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर पा रही थी कि नेहा और डॉली का कातिल एक ही आदमी भी हो सकता है। पहली संभावना थी कि किलर कोई प्रेडेटर या सेक्स एडिक्ट था जो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, मगर दोनों लड़कियों के साथ की गई बेरहमी किसी दुश्मनी की तरफ भी इशारा कर रही थी। पुलिस कंफ्यूज थी। हत्यारे को बंगलोज की लोकेशन, वहां लगे सीसीटीवीज और आने वाले टारगेट की सबकी डिटेल में जानकारी थी। और ऐसा तभी हो सकता है जब इस सब में पहले से कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व हो, जैसे किसी बंगले का कोई कर्मचारी या फिर पहले से ही कपल्स पर नजर रख रहा कोई व्यक्ति। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या कोई पुलिस वाला इस सब के पीछे था या फिर यह सिर्फ कातिल का एक स्वांग था जिसकी आड़ में वो छिपने की कोशिश कर रहा था। सर मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ मिला नहीं है सर, और इन दोनों लड़कियों के सीडीआर में अभी तक कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिला है। इनके फ़ोन भी बंद है। लोकेशन ट्रेस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सर। और सर ये रही उन PSIs की लिस्ट जो मर्ड एरिया में पोस्टेड थे। कोई मिला? नहीं सर, इनको क्रॉस वेरीफाई किया है, या तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे या फिर अपने घर पे थे। शिरके, अपने इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा। मर्ड के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ के PSI से बात करो। ये नेहा, इसके फादर कब आने वाले मुंबई? सर कल तक आ जाएंगे। दीदी वो कॉफी खत्म। दीदी कहीं जा रही हो क्या आप? हाँ, वो ईशा के स्कूल का कुछ सामान लेना है ना, और ईशा को भी स्कूल से लेना है, तो बस जा रही हूँ। आती हूँ। मंजरी, मंजरी, अरे मंजरी कहाँ है? जीजू, दीदी तो ईशा को स्कूल लेने गई है। अरे 5 बज रहे हैं, 2 बजे स्कूल छूटता है। जीजू मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, अभी आई हूँ। फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। जीजू आप टेंशन मत लीजिए, कहीं आस पड़ोस में गई होगी वो। मैं देखता हूँ। ये मंजरी को देखा क्या आपने? मंजरी आई क्या? नहीं जीजू, दीदी घर पर नहीं आई है। मैंने ईशा के स्कूल में भी फ़ोन किया था, वो वहाँ से ईशा को लेकर निकल गई है, पर घर नहीं पहुँची। मैंने भी मोहल्ले में चेक किया, नहीं मिली। जीजू दीदी कहाँ गई होगी? आपकी बेटी नेहा और आपकी बेटी डॉली एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर। देखिए श्रीकांत जी और ओमकार जी, दोनों के साथ पहले रेप किया गया और बाद में उनको मारा गया, और एक ही तरीके से मारा गया। तो हमें लगता है कि ये काम करने वाला एक ही इंसान होगा, लेकिन वो अजीत नहीं है, क्योंकि अजीत जेल में बंद है। आपको कोई पहचान वाला है जो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी जानकारी रखता हो और नेहा और डॉली को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं सर। आप दोनों में से किसी का पुलिस वाले के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस वालों के साथ झगड़ा क्यों करेंगे? ये देखिए सर, ये है। सब तरीका सेम है। कर सर, ये बच्चे को कहीं देखा है मैंने।
हाँ सर याद है, ये बच्ची की और इसकी माँ की फोटो आई थी हमारे पुलिस स्टेशन में। है तुम्हारे पास फोटो? हाँ सर है। बच्ची तो यही है, शायद ये बच्ची की माँ हो सकती है। एक काम करो गरडे, जिस पुलिस स्टेशन से फोटो आया था उनसे कोऑर्डिनेट करो, इनका एड्रेस ले लो और इनके फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर बदबू तो कल से आ रही थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आने लगी, तो मैंने सोचा अंदर जाकर देखूं, और दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आके देखा तो ये बेडरूम में लाश पड़ी थी। तुम कहाँ रहती हो? सर मैं यही बाजू वाले बंगले में रहती हूँ, मतलब मेरा पति वहाँ गार्ड का काम करता है सर। और इस बंगले में कौन है गार्ड? सर इस बंगले के गार्ड का तो नहीं पता, ये तो बंद ही रहता है हमेशा। अच्छा, ये बंगले के आसपास किसी लाल हेलमेट वाला या लाल बाइक ऐसे किसी पुलिस वाले को देखा है क्या आते जाते? हाँ सर, वो पुलिस वाला था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने लाल हेलमेट और लाल बाइक पे था और उसने ब्राउन शर्ट पहन रखी थी। कैसे गाड़ी चला रहा है? कब की बात है ये? सर परसों शाम 7:15 की बात होगी। सर पिछले मर्डर की तरह इसे भी बहुत बुरी तरह से मारा है। मोबाइल फ़ोन भी गायब है, कोई कॉन्डम वगैरह भी नहीं मिला है। छिड़के पूरे मड एरिया में रेड अलर्ट कर दो, कोई भी लाल हेलमेट वाला लाल गाड़ी वाला दिखे उसको पकड़ो, पूछताछ करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, अपने पूरी पुलिस टीम को अलर्ट करो, अपने खबरियों के नेटवर्क को बोलो डबल स्पीड से काम करें, ये आदमी मिलना चाहिए। ठीक है सर। सर मुझे लगता है कि हमें पब्लिक को भी अलर्ट कर देना चाहिए। सर 20 दिन में 4 मर्डर हो चुके हैं और अभी तक ये हमारे हाथ नहीं लगा। सर ये जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। तकरीबन 40 से 50 घंटे पहले दोनों की मौत हुई। औरत की मौत इलेक्ट्रिक करंट से और बच्ची की मौत दम घुटने से हुई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? मरने से पहले फिजिकल हुई थी ये लेडी। सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं हमें बॉडी में, मगर स्ट्रगल के कोई मार्ग नहीं है जिससे रेप साबित हो सके। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? सर मंजरी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था सर। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उस बारे में अनजान थे, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस बंगले में मंजरी उसके लवर के साथ ही थी। या तो उसके लवर ने उसको मारा होगा या तो जिसने मारा उसको ये लवर जानता होगा, इसलिए खुद की जान बचाने के लिए मंजरी को छोड़ के भाग गया। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम दोनों को उसके लवर के बारे में कुछ पता नहीं। क्या मंजरी का किसी के साथ झगड़ा था या कोई मंजरी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? हाँ सर मंजरी के चाचा का लड़का अमित, सर अमित की उससे जमती नहीं थी और कुछ दिन पहले उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था। सर झगड़ा क्यों हुआ था? सर एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी मेरी और दीदी के नाम से थी और अमित दादा बार बार उसे अपनी बताते थे और बार बार उस पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। दीदी उस पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पुलिस और कोर्ट दोनों से लड़ रही थी, पर अमित दादा मान ही नहीं रहे थे। पुलिस के साथ कैसा झगड़ा चलता? सर वो अमित दादा पुलिस वालों को मुंह बंद रखने के लिए पैसा खिला देते थे, इसलिए पुलिस वाले हमारी सुनते ही नहीं थे। सर एक दिन मैं और दीदी पुलिस वाले से बात करने के लिए गए थे और पुलिस वाले ने हमारी बात ही नहीं सुनी और उसने दीदी से बदतमीजी की और दीदी ने उस पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये बात तो तुम दोनों ने मुझे बताई नहीं। क्योंकि दीदी ने मुझे आपसे बताने के लिए मना किया था। आप दीदी को दादा से समझौता करने के लिए कहते थे और अगर दीदी आपसे ये बात बताती तो आप उनकी बात ही नहीं सुनते। हाँ बोला। सस्पेंडेड पीएसआई मुकेश केदारे। हाँ वो जो लाल वाली बाइक खड़ी हो तुम्हारी है? हाँ मेरी है, लेकिन मेरी बाइक से आपको क्या काम? बात करनी है तुमसे। बोला, क्या पूछना है आपको? एक गिलास पानी मिलेगा? ये न्यूज़ के बारे में पता है कि नहीं? मुझे कैसे पता होगा सर, मैं पहले से सस्पेंड चल रहा हूँ। आपको क्या चाहिए ये सीधे सीधे बताइए। जब से आए तब से घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे।
ये देखो, आप इसका फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि एक लाल बाइक वाले ने, जिसका हेलमेट भी लाल है, उसने इसका रेप करके इसका मर्डर किया और वो पुलिस वाला है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मर्डर मैंने किया है क्योंकि मेरे पास लाल कलर की बाइक है, हेलमेट भी है? ऐसा ये बकवास ना आप कहीं और जाकर करिए। मुझे लगा था कि आप मुझसे बात करने हैं किसी और सिलसिले में, ना आप तो मुझे जेल भिजवाने के चक्कर में। सही सोचा। तुम्हारी फाइल देखी है मैंने सस्पेंशन की। मंजीरी ने सस्पेंड करवाया था ना तुमको, क्यों? आप क्यों नहीं रुकवा सकते काम? अमित ने आपको पैसे दिए ना काम ना रोकने के लिए। उसने पैसे दिए और कहा काम मत रोको, इसीलिए नहीं रोक रहा। अगर आप कुछ देंगे और कहेंगे काम रोक दो तो रोक दूंगा। क्या मतलब है आपका? मेरा घर नजदीकी है, बीवी मायके गई है, कुछ टाइम हम दोनों साथ में रहेंगे। अब तुम घर पे चले जाना, अब फिर सीधा प्रॉपर्टी पे जाके मैटर सुलझा दूंगा। मैं मीडिया में जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि इस पुलिस थाने में ऐसे इंसान को काम पर रखा है जो काम के लिए औरतों को खुद के साथ सोने के लिए कहता है। सबके सामने इज्जत निकाली थी तुम्हारी। तुम्हारे पास तो बहुत स्ट्रांग मोटिव है उसके मर्डर का। और बाकी दो लड़कियां, उनको क्यों मारा? और हाँ, वो मंजीरी के लड़कियों को क्यों मारा? फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए, जो समझना है वो समझिए। ऐसे भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस मंजीरी ने मेरी। बीवी भी छोड़कर चली गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जब जेल में पड़ेगा ना तब पूरे बॉडी में फर्क पड़ेगा। कर दे सर, इसके डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। ओके सर। अरे साहब, इतने सालों से उस प्रॉपर्टी का मामला उलझा हुआ था, तभी तो मैंने कुछ किया नहीं। और जब अब मामला सुलझ रहा था तो मैं क्यों मरवाऊंगा मंजीरी को? मामला सुलझ रहा था मतलब? शायद कुछ दिन पहले मुझे वकील का कॉल आया था मंजीरी की तरफ से। वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 50-50 का सेटलमेंट ऑफर कर रही थी मुझे। ये सेटलमेंट का ऑफर मंजीरी ने दिया था? हाँ, मतलब उसकी तरफ से लॉयर ने कॉल किया था। आप चाहिए तो बात कर लीजिए ना सब उससे। सर, मंजरी ने अमित को सेटलमेंट का ऑफर दिया जरूर था, बट वो चाहती नहीं थी उसके साथ सेटलमेंट करना। वकील साहब, आप जमीन के लिए कोई खरीदार देख लो। 50 लाख की जगह पे 40 लाख मिल गए तो भी चलेगा, बस डील जल्दी होनी चाहिए। और वो अमित को तो मैंने पहले ही समझौते का चूरन दे दिया है, और वैसे भी ना वो 50% के चक्कर में इस सब में ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तब तक हम कोई खरीदार देख के जमीन बेच देंगे। एक बार जमीन बिक गई ना तो उसके बाद अमित जाने और वो खरीदार जाने। आप बस ये बात किसी को मत बताइएगा, आशीष और अपर्णा को भी नहीं। सारी बातें चुपचाप होंगी तभी तो काम होगा ना। सर, हम लोग इस पर डिस्कस कर ही रहे थे कि मंजली के मर्डर की खबर आई और ये बात बीच में रही। वकील साहब, क्या ऐसा हो सकता है इस झूठी सेटलमेंट के बारे में अमित को पता चला होगा? सर, मेरी साइड से तो पता नहीं चला, कहीं और से पता चला हो तो आई डोंट नो। ठीक है वकील साहब, आप जा सकते हो। शिरके, ये मंजीरी ने अपने प्रॉपर्टी डील के बारे में किसी से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि अपनी बहन अपर्णा और आशीष से भी। ये जरूर कुछ खिचड़ी पका रही थी। शायद मंजरी अपने लवर के साथ नई जिंदगी बसाने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। उसके कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से कोई लव अफेयर का एंगल सामने नहीं आया। शिरके, एक काम करो, ये तीनों मर्डर जिस दिन हुए उस दिन का पीएसआई मुकेश केदारे और मंजरी के चाचा का लड़का अमित, उनका मोबाइल लोकेशन निकलवा। अगर ये तीनों मर्डर सीरियल किलर ने किए तो उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं वो अगला हमला किस पे और कब करेगा। मंजरी इस पॉसिबल सीरियल किलर की तीसरी विक्टिम थी। कातिल अब भी आजाद था और पुलिस इसीलिए अपनी जांच को किसी भी संभावना के लिए खुला रखना चाहती थी, खासकर सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मुकेश केदारे और मंजरी के अपने भाई के साथ रंजिश के सामने आने के बाद, क्योंकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि मंजरी का कातिल कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि कोई और था। क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। क्यों कर रहे हो? प्लीज।
कहाँ है? सर आइए। डॉक्टर ठीक? डॉक्टर ये लोग क्या? इन्हें मुझे दूर रखिए डॉक्टर। बेटा तुम्हारी मदद करने के लिए आया। ये मार देंगे मुझे, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इनसे बचा लीजिए डॉक्टर। सर पेशेंट अभी ट्रॉमा में है, आप बात नहीं कर सकते, प्लीज बाहर जाइए। सर काजल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त है। मेरे अंकल है, उनका एक बंगलो है सर, हम लोग वहीं पे गए थे टाइम पास करने। और जब वो पुलिस वाला आया तो उसने मुझे सर ज़बरदस्ती रूम में बंद कर दिया। अरे सर दरवाजा खोलिए सर। और वहाँ से जैसे तैसे सर बाहर निकला तो मैंने देखा काजल बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। मुझे कुछ नहीं पता सर उसने काजल के साथ क्या किया। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया सर और काजल को हॉस्पिटल लेकर आया। और सर आपके सीरियल किलर केस की इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। सर मे भी मंड में पुलिस की सख्ती की वजह से उसने अपने शिकार की जगह बदल ली। उसने जगह ज़रूर बदली, लेकिन शिकार कभी भी कर सकता है। ये आदमी बहुत खतरनाक है, तुम्हारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट में रहने के लिए बोलो। ओके सर। देखो काजल, हम तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तो ही उसे हम पकड़ पाएंगे ना। सर वो आदमी नहीं, जल्लाद था। मुझे तो लगा था मैं कल मारी जाऊंगी, पर शायद कल मेरा मरना लिखा नहीं था। देखो काजल, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। अभी तक वो 4 लड़कियों की जान ले चुका है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो उस पुलिस वालों को हम पकड़ पाएंगे, वरना और कितने लोगों की जान लेगा पता नहीं। सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने हेलमेट पहन रखा था। लेकिन एक बार कोशिश करो, कुछ तो याद आएगा। देखो मैं इस नौटंकी में शामिल नहीं होऊंगा। मुकेश तुम्हारी मर्जी किसी ने पूछी नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर नहीं मानोगे ना तो मंजरी के मर्डर केस में हमारे पास बहुत सबूत हैं, अंदर कर देंगे तुम्हें। खड़े, हेलमेट दो। डिसाइड करो मास्क में जाना है या फिर जेल जाना है। देखो काजल, बिल्कुल डरना नहीं, इनमें से कौन था पहचानना। कौन? काजल, ये मतलब इनमें से कौन है? सर मैंने कहा ना, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसने हेलमेट पहन रखा था। कुछ तो मैनरिज्म पता होगा, कुछ तो पता होगा। सर उसका बैकपैक, उसमें एक बॉक्स था जिसपे यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स लिखा था। यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स? यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स? सर ये यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स तो मुंबई के कमर्शियल इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। गुड जॉब काजल। इस वायरमैन सीरियल किलर के तार यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के किस एम्प्लॉय से जुड़े थे, इस बात का पता करने के लिए पुलिस ने यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के टोटल 1023 एम्प्लॉयज की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ पुलिस इस केस से जुड़े हर विक्टिम और सस्पेक्ट का कनेक्शन भी यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के साथ जोड़कर देख रही थी। और आखिरकार 3 दिन और रात की मेहनत के बाद पुलिस को वो तार मिल गया जो इस केस के एक सस्पेक्ट से जुड़ा था। ये आदमी? सर ये तो एक्सीडेंटल केस है। ये एम्प्लॉय हमारी फर्म की तरफ से साइट पर गया था और इसे करंट लगा और इसके बाद इसने जॉब छोड़ दी।
बोल, तेरे दिमाग में ऐसी क्या सनक थी कि तूने उसका मर्डर किया? सनक नहीं थी सर, मंजरी से छुटकारा पाना था। प्रॉपर्टी के लिए ना? प्यार के लिए सर। अरे भगवान, तू अपने बहन के पति से, अपने जीजा से प्यार करती है? सर, माँ पापा के गुजरने के बाद ज़रूरत नहीं थी कि आशीष ही मेरा ख्याल रखता, मेरा खर्चा उठाता, पर इसने मेरा ख्याल रखा और बहुत अच्छे से रखा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे तू इससे प्यार करता था तो मंजरी से डिवोर्स ले लेने का, बाद में शादी करने की, मंजरी का मर्डर करने की क्या जरूरत थी? सर, हम दोनों शादी तो कर लेते, पर आधी ज़मीन दीदी के नाम हो जाती और तलाक के बाद ऊपर से आशीष को दीदी को पैसे देने पड़ते, वो अलग से। चल, मंजरी का समझ गया, उससे बदला लेने का था, लेकिन वो 2 लड़कियां, उनको क्यों मारा? उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी ना, ऐसे मार दिया? वो दोनों अक्सर मुझे मर्ड में दिखती थी, अच्छी लगती थी, मैं उन दोनों के साथ सोना चाहता था, तो मैंने सोचा कि एक तीर से 2 काम हो जाए, उनका रेप और मर्डर करके मैं पुलिस का ध्यान भटकाना था, ताकि जब हम मंजरी को मारे तो आप लोगों को लगे कि उसकी भी सीरियल किलिंग होती। और वो बंगले मर्ड के, उनमें सीसीटीवी नहीं, तेरे को कैसे पता? सर, यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स में काम करते करते मर्ड के सारे बंगलों की जानकारी है बस। तो वो मंजरी को बंगले में कैसे बुलाया? झूठ बोल के। अरे पर वहाँ क्यों आना है? बात तो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं ना। अरे सरप्राइज है, और हाँ, ईशा को भी ले आना, उसके लिए भी एक सरप्राइज है। बातें तो कुछ की नहीं और बोल रहे थे बात करनी है, हम बेडरूम से बाहर ही नहीं निकले। अब चलो घर चलते हैं, ईशा कब से बाहर बैठी और अपर्णा वेट कर रही होगी। ईशा तो तेरा अपना खून था ना? हाँ, इतनी छोटी बच्ची को मार दिया? सर, मैं और आशीष अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करना चाहते थे, और अगर ईशा जिंदा रहती तो हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को नहीं भुला पाते। एक नंबर की हलकट हो तुम, फालतू मानस आप तुम्हें, फालतू। अरे पुलिस होने का नाटक क्यों किया? हमको क्यों बदनाम किया? सर, मुकेश केदारे और दीदी का झगड़ा मेरे सामने ही हुआ था, तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम ये मुकेश केदारे का एंगल आपके सामने लेकर आते हैं, और आप लोगों ने हमसे पूछा तो हमने आपको मुकेश केदारे के बारे में बता दिया कि जिससे सबका ध्यान भटक सके। अब छोड़ो जेल में, यही तुम्हारा जम्मू कश्मीर, यही तुम्हारा कुल्लू मनाली। आशीष और अपर्णा का रिश्ता नाजायज था, लेकिन अगर वो चाहते तो वो तलाक लेकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते थे, अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता दिला सकते थे। एक दूसरे के साथ रहने के लिए दोनों ने इतनी बड़ी साजिश रची कि 4 जिंदगियां खत्म हो गई और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।